हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपको आपके न्यू सिलेबस से प्रोज का फर्स्ट लेसन द लास्ट लेसन का हिंदी एक्सप्लेनेशन बताने वाले हैं। और फ्रेंड्स, ये जो स्टोरी है द लास्ट लेसन, ये वास्तव में उस टाइम की है जब फ्रांस और प्रशिया के बीच वॉर हुआ था, युद्ध हुआ था 1870 ईस्वी में। तो प्रशिया ने फ्रांस को हरा दिया था और फ्रांस के दो यहाँ पे ज़िलों की बात हुई है जिसमें एल्सेस और लॉरेन आते हैं। तो प्रशिया से ये ऑर्डर आई कि जो एल्सेस और लॉरेन जो ज़िले हैं फ्रांस के, उसमें अब फ्रेंच के स्थान पे अब जर्मन लैंग्वेज पढ़ाया जाए। और इसी पे बेस्ड है ये पूरी स्टोरी हमारी। और इस पूरी स्टोरी में वास्तव में जो इसके लेखक हैं अल्फोंसे डौडेट, ये क्या कहना चाहते हैं कि जब कोई एक वॉर होता है तो उसका उस देश की या उस स्थान की जो आम जनता होती है, जो लोग होते हैं, उस पर क्या इम्पैक्ट होता है एक वॉर का। और इसमें यह भी बात बताई गई है कि एक लैंग्वेज हमारे लिए कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। हमारी जो लैंग्वेज होती है वो हमारे लिए कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। तो यही बातें इसमें बताई गई हैं। और फ्रेंड्स, ये जो हमारी स्टोरी है इसको नरेट कर रहा है एक फ्रांज नाम का लड़का। एक लड़का है जिसका नाम फ्रांज है। फ्रांज नाम का एक लड़का है जो इस पूरी स्टोरी को नरेट कर रहा है। तो इसमें देखिए, ये फ्रांज कहता है कि आई स्टार्टेड फॉर स्कूल, मैं स्कूल के लिए रवाना हुआ, मैं स्कूल के लिए निकला। वेरी लेट, बहुत देर से। दैट मॉर्निंग, यानी कि उस सुबह मैं स्कूल के लिए बहुत देर से निकला। एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड, और मैं बहुत डरा हुआ था। ऑफ अ स्कोल्डिंग, स्कोल्डिंग का मतलब होता है डांटना या फटकारना, अर्थात मुझे डांट खाने का बहुत ज़्यादा डर था। मैं बहुत डरा हुआ था कि मैं डांट खाऊंगा। स्पेशली बिकॉज एम हैमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स, और विशेष रूप से इसलिए डरा हुआ था क्योंकि एम हैमल हैड सेड, एम हैमल ने कहा था। एम हैमल जो कि फ्रेंच पढ़ाते हैं, फ्रेंच के टीचर हैं। तो बिकॉज एम हैमल हैड सेड, क्योंकि एम हैमल ने कहा था, दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स, कि वे हमसे पार्टिसिपल से क्वेश्चंस पूछेंगे। और पार्टिसिपल के बारे में आप जानते ही होंगे, आपके ग्रामर में होता है जो नॉन फाइनाइट वर्ब होता है पार्टिसिपल, जो कि एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है। तो आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग, तो ये फ्रांस कहता है कि उस सुबह मैं स्कूल के लिए बहुत देर से निकला। एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड, और मैं बहुत डरा हुआ था। ऑफ अ स्कोल्डिंग, कि मुझे डांट पड़ेगी। स्पेशली बिकॉज एम हैमल हैड सेड, और विशेष रूप से इसलिए डरा था क्योंकि एम हैमल ने कहा था दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स, कि वे हमसे पार्टिसिपल से रिलेटेड प्रश्न पूछेंगे। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट दैम, और मुझे पार्टिसिपल का कुछ बेसिक ज्ञान भी नहीं था। फर्स्ट वर्ड यहाँ पे यूज़ किया गया है बेसिक नॉलेज के लिए। जैसे हम लोग कहते हैं कि आई डू नॉट नो ABC ऑफ इंग्लिश, या आई डू नॉट नो ABC ऑफ मैथ्स। तो ABC का मतलब क्या है, जो फर्स्ट लेटर अर्थात बेसिक नॉलेज से है। तो यहाँ पे फर्स्ट लेटर का यूज़ किया, फर्स्ट वर्ड का यूज़ किया गया यहाँ पे बेसिक नॉलेज से। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट दैम का मतलब है और मुझे पार्टिसिपल बिल्कुल नहीं आता था। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे, अर्थात एक पल के लिए मैंने सोचा कि मैं वहाँ से भाग जाऊँ। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे, एक पल के लिए मैंने सोचा कि मैं स्कूल से भाग जाऊँ। एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, और घर से बाहर ही अपना दिन बिताने की सोचा। फॉर अ मोमेंट आई थॉट, एक पल के लिए मैंने सोचा, ऑफ रनिंग अवे, कि मैं भाग जाऊँ। एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, और घर से बाहर ही अपना पूरा दिन बिताऊँ। इट वॉज सो वार्म, लेकिन कितनी गर्मी थी। इट वॉज सो वार्म, यानी कि कितनी गर्मी थी। सो ब्राइट, और जो दिन था वो कितना चमकदार था, अर्थात कितनी धूप थी। द बर्ड्स वर चर्पिंग, चिड़ियाँ चहचहा रही थी। एट द एज ऑफ द वुड्स, अर्थात जंगल के किनारे। एज का मतलब किनारे होता है। एट द एज ऑफ द वुड्स, वुड्स का मतलब जंगल होता है। तो जंगल के किनारे पक्षियाँ चहचहा रही थी। एंड इन द ओपन फील्ड, और खुले मैदानों में। बैक ऑफ द सॉ मिल, सॉ मिल का मतलब क्या होता है, जहाँ पे आरा मशीन होता है, जहाँ पे लकड़ियाँ काटी जाती हैं, लकड़ियाँ चीरी जाती हैं, तो उसको हम कहते हैं सॉ मिल। तो एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉ मिल, और सॉ मिल के पीछे अर्थात आरा मशीन के पीछे खुले मैदानों में। द प्रशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, जो प्रशिया के सिपाही थे वे अभ्यास कर रहे थे। ड्रिलिंग का मतलब है अभ्यास कर रहे थे, या फिर कह सकते हैं परेड कर रहे थे। इट वॉज
ऑल मच मोर टेम्पटिंग, इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, टेम्पटिंग का मतलब आकर्षक कह सकते हैं या मनमोहक कह सकते हैं, देन द रूल ऑफ पार्टिसिपल्स, यानी कि ये सभी चीज़ें पार्टिसिपल के नियमों से कहीं अधिक आकर्षक थी। अर्थात जो चिड़ियाँ चहचहा रही थी जंगल के किनारे और जो प्रशियन सोल्जर्स जो ड्रिल कर रहे थे, ये सभी चीज़ें पार्टिसिपल के नियमों से कहीं अधिक आकर्षक या फिर मनमोहक थी। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट, लेकिन मेरे पास विरोध करने की ताकत थी, अर्थात मुझे अपने आप को रोकने की ताकत थी मेरे पास। स्ट्रेंथ का मतलब ताकत होता है। बट आई हैड द स्ट्रेंथ ऑफ रेसिस्ट, लेकिन मेरे पास अपने मन को रोकने की ताकत थी। एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और मैं जल्दी जल्दी स्कूल की ओर बढ़ा। अब इसके बाद फ्रेंड्स हमारा सेकेंड पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट होता है कि व्हेन आई पास्ड द टाउन हॉल, जब मैं टाउन हॉल से गुजरा। व्हेन आई पास्ड द टाउन हॉल, जब मैं टाउन हॉल से गुजरा। देयर वॉज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, तो बुलेटिन बोर्ड यानी कि सूचना पट के सामने बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। देयर वॉज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, ये बुलेटिन बोर्ड का मतलब सूचना पट होता है। आप देखे होंगे सभी स्कूलों में एक सूचना पट होता है जहाँ पर सारी ज़रूरी सूचनाएँ आपको बताई जाती हैं। तो ये कहता है कि व्हेन आई पास द टाउन हॉल, जब मैं टाउन हॉल से गुजरा। देयर वॉज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, तो सूचना पट के सामने बहुत भीड़ थी। फॉर द लास्ट 2 years, यानी कि पिछले 2 वर्षों से, ऑल आवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर, हमारी सभी बुरी खबरें वहीं से आती थी, अर्थात उसी सूचना पट पर आती थी। पिछले 2 सालों से सभी बुरी खबरें उसी सूचना पट पर आती थी। द लॉस्ट बैटल्स, यानी कि हारे हुए युद्ध के बारे में। द ड्राफ्ट का मतलब सेना में भर्ती की जो सूचना होती थी। द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर्स, और जो हमारे कमांडिंग ऑफिसर्स होते थे उनके सभी ऑर्डर्स, सभी आदेश उसी सूचना पट से हमें मिलते थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने सोचा, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके, और बिना रुके ही मैंने सोचा, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, कि क्या बात हो सकती है। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने सोचा, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके ही मैंने सोचा, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, कि अब क्या बात हो सकती है। देन एज आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, और जब मैं जल्दी जल्दी जा रहा था और उतनी तेज़ जितनी तेज़ मैं चल सकता था। द ब्लैक स्मिथ का मतलब क्या होता है, लोहार होता है। द ब्लैक स्मिथ वॉक्टर यहाँ पे लोहार का नाम है। हु वॉज देयर विद हिज अप्रेंटिस, जो अपने चेलों के साथ, अप्रेंटिस का मतलब चेला कह सकते हैं, अपने चेलों के साथ जिनको वो लोहार वाला काम सिखाता था उनके साथ। रीडिंग द बुलेटिन, वह सूचना पट को पढ़ रहा था। कॉल्ड आफ्टर मी, और उसने मुझसे कहा, डोंट गो सो फास्ट बब, उसने कहा कि लड़के इतनी तेज़ मत जाओ, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, अर्थात तुम उचित समय पर अपने स्कूल पहुंच जाओगे। फ्रेंड्स हम देखते हैं हमारा थर्ड पैराग्राफ जो यहाँ से स्टार्ट होता है कि आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मुझे लगा कि वह मेरा मजाक उड़ा रहा है। मेकिंग फन ऑफ मी का मतलब है मेरा मजाक उड़ाना, मेक फन का मतलब मजाक उड़ाना। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मुझे लगा कि वह मेरा मजाक उड़ा रहा है। एंड रीच्ड एम हैमिल लिटिल गार्डन, और मैं एम हैमिल के छोटे से बागीचे में पहुंचा। ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, आउट ऑफ ब्रेथ का मतलब है हाफते हुए, और मैं हाफते हुए एम हैमिल के छोटे से बागीचे में पहुंचा। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन, यूजुअली का मतलब है आम तौर पर या फिर साधारण रूप से। व्हेन स्कूल बिगेन, जब स्कूल शुरू होता था। देयर वॉज ग्रेट बसल, तो बहुत ही ज़्यादा शोरगुल हुआ करता था। बसल का मतलब यहाँ पे क्या है, शोरगुल। देयर वॉज अ ग्रेट बसल, तो बहुत शोरगुल हुआ करता था। विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जो गलियों में भी सुनी जा सकती थी, अर्थात इतना ज़्यादा शोरगुल होता था जो गली में भी सुनाई पड़ती थी। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, यानी डेस्क के खोलने और बंद करने की आवाज़। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसेंस, अर्थात बच्चों के पाठ को दोहराने की आवाज़। जैसे क्या होता है ना, छोटे क्लासेस के जो बच्चे होते हैं वो मतलब एक बच्चा खड़े होकर पढ़ाता है और सारे बच्चे उसको रिपीट करते हैं, तो इस तरह का यहाँ पे यूनिसन, इसका मतलब है यूनिसन का मतलब एक साथ रिपीट करना। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन्स, अर्थात पाठ को दोहराने की आवाज़। वेरी लाउड, यानी कि बहुत तेज़। विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स, यानी कि अपने कानों पर हाथ रखकर। टू अंडरस्टैंड बेटर, और अच्छी तरह से समझने के लिए, और अच्छी तरह से समझने के लिए अपने कान पर हाथ रखकर बहुत तेज़ पाठ को दोहराने की आवाज़।
एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और अध्यापक की बड़ी सी पटरी को मेज़ पर, रैप का मतलब मेज़ पर पटकने की जो आवाज़ है, तो ये सारी आवाज़ें आती थी। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, लेकिन आज सब कुछ कितना शांत था। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, लेकिन इस समय सब कुछ कितना शांत था। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क। काउंट ऑन का मतलब होता है भरोसा होना, जो कि यहाँ पे एक फ्रेजल वर्ब है। काउंट ऑन का मतलब भरोसा होना। तो आई हैड काउंटेड ऑन, मुझे भरोसा था, द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बींग सीन। कमोशन का मतलब यहाँ पे शोरगुल ही है कि मैं इस शोरगुल का लाभ उठाकर अपने डेस्क तक बड़े आराम से पहुँच जाऊँगा, विदाउट बीइंग सीन, और कोई मुझे देख भी नहीं पाएगा, बिना किसी को दिखाई दिए मैं अपने डेस्क तक आराम से पहुँच जाऊँगा। आई हैड काउंटेड ऑन, मुझे भरोसा था, द कमोशन, कि मैं शोरगुल का लाभ उठाकर, टू गेट टू माई डेस्क, मैं अपने डेस्क तक पहुँच जाऊँगा, विदाउट बीइंग सीन, बिना किसी को दिखाई दिए। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। अर्थात उस दिन सब कुछ इतना शांत था जैसे संडे की सुबह के टाइम सब कुछ बिल्कुल शांत रहता है। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स, अर्थात खिड़की से मैंने अपने क्लासमेट्स को देखा, अपने सहपाठियों को देखा, ऑलरेडी इन दियर प्लेसेस, जो पहले से अपने स्थान पर मौजूद थे, एंड एम हैमिल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, और एम हैमिल अपने हाथों में जो भयानक लोहे की पटरी थी उसे लेकर इधर उधर वॉक कर रहे थे, चल रहे थे। आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे दरवाज़ा खोलना था, एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, और सबके सामने से ही अंदर जाना था। आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे दरवाज़ा खोलना था, एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, और सबके सामने से ही अंदर जाना था। यू कैन इमेजिन, आप सोच सकते हैं, हाउ ब्लस्ड, यानी कि मैं उस समय कितना शर्मिंदा, ब्लस्ड का मतलब शर्मिंदा, एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज, और कितना डरा हुआ था। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लस्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज। आप इमेजिन कर सकते हैं कि मैं उस समय कितना शर्मिंदा था और कितना डरा हुआ था। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ नहीं हुआ। जब वो अंदर एंटर किया क्लास के अंदर तो कुछ भी नहीं हुआ। एम हैमिल सॉ मी, एम हैमिल ने मुझे देखा, एंड सेड वेरी काइंडली, और बहुत दयालुता से उन्होंने कहा, बड़े प्यार से कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रांस। वो कहते हैं कि फ्रांस जल्दी से अपने स्थान पर जाओ। वी वर बिगनिंग विदाउट यू, हम तो तुम्हारे बिना ही लेसन शुरू करने वाले थे। वी वर बिगनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बिना ही लेसन शुरू करने वाले थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माई डेस्क, यानी कि मैं बेंच पर कूदा और जाके अपने डेस्क पर बैठ गया। नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट did I see that our teacher had on his beautiful green coat. Not till then, अर्थात तब तक मैंने यह महसूस नहीं किया, when I had got a little over my fright, जब तक मैंने अपने डर पर विजय प्राप्त नहीं कर लिया, अर्थात जब तक उसका डर समाप्त हुआ तब तक उसने ये ध्यान नहीं दिया था। Did I see, और तब जाके मैंने देखा, अर्थात जब मैंने अपने डर पर विजय प्राप्त कर लिया, जब उसका डर दूर हो गया, Did I see, तो मैंने देखा, that our teacher had on his beautiful green coat, कि हमारे जो टीचर थे एम हैमिल, ये एक बहुत ही सुंदर सा हरा कोट पहने हुए थे। his frilled shirt, और एक फ्रिल्ड का मतलब कहते हैं झालरदार, और झालरदार शर्ट पहने हुए थे। and the little black silk cap, और काले रेशम की एक कैप पहने हुए थे। all embroidered, जिस पर कढ़ाई की हुई थी, इन सभी पर कढ़ाई की हुई थी। That he never wore, जो वह कभी नहीं पहनते थे, except on inspection and prize days। except का मतलब होता है के सिवाय, on inspection अर्थात जिसे वो केवल निरीक्षण के दिनों में पहनते थे, and prize days, और जो प्राइज का मतलब पुरस्कार होता है, पुरस्कार वितरण वाले दिनों में पहनते थे। तो कहने का मतलब है कि वो ऐसे कपड़े केवल तभी पहनते थे जब वो निरीक्षण करते थे या फिर प्राइज डे होते थे, पुरस्कार वितरण वाले दिन होते थे। बिसाइड्स द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलेम। बिसाइड्स का मतलब इसके अलावा, द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज, पूरा स्कूल बिल्कुल अजीब दिख रहा था, अजीब लग रहा था, एंड सोलेम, और बहुत शांत, बहुत गंभीर लग रहा था। सोलेम का मतलब गंभीर कह सकते हैं।
बिसाइड्स का मतलब इसके अलावा द होल स्कूल सेम सो स्ट्रेंज, पूरा स्कूल बहुत ही अलग दिख रहा था, बहुत ही अजीब दिख रहा था। एंड सोलेम, और बहुत ही गंभीर दिख रहा था। बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट वॉज टू सी ऑन द बैक बेंचेज दैट वर ऑलवेज एम्प्टी द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवर सेल्व्स। तो बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट, लेकिन वो चीज़ जिसने मुझे सबसे ज़्यादा सरप्राइज किया, सबसे ज़्यादा आश्चर्यचकित किया, वॉज टू सी, वो ये देखना था, ऑन द बैक बेंचेस, की पीछे वाले बेंचेस पर, दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो हमेशा खाली हुआ करते थे, द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली, गाँव के लोग शांति से बैठे हुए थे, लाइक आवर सेल्फ, यानी हमारी तरह। ओल्ड हाउजर, यानी कि बूढ़े हाउजर, विद इज 3 कॉर्नर्ड हैट, अपनी 3 कोने वाली टोपी को पहनकर, द फॉर्मर मेयर, यानी कि पूर्व मेयर, द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, और पहले के पोस्ट मास्टर, एंड सेवरल अदर बिसाइड्स, और इनके अलावा कई अन्य लोग भी बैठे हुए थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, सभी लोग बहुत दुखी लग रहे थे। एंड हाउजर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, और जो मिस्टर हाउजर थे वो एक पुरानी प्राइमर का मतलब जो वर्णमाला वाली जो किताब आती है जिसमें केवल ABCD ये सब चीज़ें लिखी होती हैं, तो हाउजर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, और जो मिस्टर हाउजर थे वो एक पुरानी वर्णमाला की किताब लिए हुए थे, थम्ड एट द एजेस, अर्थात जो किनारों पर मुड़ गए थे। एंड ही हेल्ड इट, और वे उसे पकड़े हुए थे, ओपन ऑन हिज नीज, अपने घुटनों पर रखकर, और वो उसे अपने घुटनों पर रखे हुए थे और उसे खोले हुए थे। विद हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस, और उनका जो बड़ा सा चश्मा था वो उसके पेज पर रखा हुआ था। लाइंग का मतलब पड़ा हुआ था। जो मिस्टर हाउजर थे वो एक पुरानी प्राइमर की यानी वर्णमाला की एक किताब लिए हुए थे, जिसके जो पन्ने थे वो किनारे पर मुड़े हुए थे, वो भी अंगूठे से पेज पलटते पलटते ऐसे हो जाते हैं जो। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, और वे उस किताब को खोलकर अपने घुटने पर रखे हुए थे। विद हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस, और उनका जो बड़ा सा चश्मा था वो उसके पेज पर पड़ा हुआ था। अब इसके बाद देखते हैं कि वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, यानी कि जब मैं इन सभी चीज़ों के बारे में सोच रहा था, एम हैमेल माउंटेड हिज चेयर, तभी एम हैमेल अपनी कुर्सी पर बैठ गए। एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, ग्रेव का मतलब गंभीर और जेंटल का मतलब हम यहाँ पे विनम्र कह सकते हैं। इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, और उसी गंभीर और विनम्र स्वर में, विच ही हैड यूज टू मी, जैसा उन्होंने मेरे साथ यूज़ किया था, सेड, वे बोले कि माई चिल्ड्रेन दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। वो कहते हैं कि बच्चों ये आखिरी लेसन है जो मैं तुम्हें दूंगा। दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, ये आखिरी लेसन है, आखिरी पार्ट है जो मैं तुम्हें बताऊंगा, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन। वे कहते हैं कि द ऑर्डर हैज़ कम, एक आदेश आया हुआ है, फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से एक आदेश आया है, टू टीच ओनली जर्मन, कि केवल जर्मन पढ़ाया जाए, इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन, कि एल्सेस और लॉरेन के स्कूलों में केवल जर्मन पढ़ाया जाए, फ्रेंच ना पढ़ाया जाए। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, यानी कि कल नए मास्टर आएंगे, नए टीचर आएंगे। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, यह तुम्हारा अंतिम फ्रेंच लेसन है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग बहुत ध्यान दो। What a thunderclap these words were to me, यानी कि ये शब्द मेरे लिए, ये बातें मेरे लिए एकदम बिजली के कड़कड़ाहट की तरह थी, बहुत ही शॉकिंग थी, बहुत आश्चर्यचकित करने वाली थी। ओह द रेचेज, रेचेज का मतलब क्या होता है, अभागा होता है। अब वो जो लड़का है फ्रांज, वो कहता है कि हाय वे अभागे, दैट वॉज, अर्थात वे उन्हें गाली देता है, हाय वे अभागे, दैट वॉज वॉट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। तो कहता है कि यही वह बात थी जो उन्होंने टाउन हॉल अर्थात सूचना पट पर, सभागार में, यानी कि वह सूचना पट पर जो लगाई हुई थी, तो यही वह बात थी जो सूचना पट पर लिखी हुई थी, या हम आप ही कह सकते हैं। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा अंतिम फ्रेंच लेसन। वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हार्डली का यूज़ किया जाता है नेगेटिव सेंस में, जो कि नॉट वाला सेंस देता है। तो मुझे मुश्किल से लिखना आता था, अर्थात मुझे अभी लिखना भी नहीं आता था। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, यानी कि अब मुझे यह कभी नहीं पढ़ना होगा। आई मस्ट स्टॉप देयर, मुझे यहीं पे रुकना होगा। देन ओह हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, मैं कितना दुखी था कि मैंने अपना पाठ याद नहीं किया था, अपना पाठ तैयार नहीं किया था, इस बात के लिए मैं बहुत दुखी था। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार,
फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, यानी कि वह केवल चिड़ियों के अंडों की तलाश में इधर उधर घूमता था। और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, और सार के पास, यानी कि सार एक यहाँ पे नदी है, तो उस नदी में जो है वो स्लाइड करने के लिए जाता था, तैरने के लिए जाता था। तो इन सब की वजह से वो बहुत दुखी है कि मैंने अपनी पढ़ाई छोड़कर मैं बर्ड्स एग्स, चिड़ियों के अंडों को ढूंढने में लगा रहता था और सार के पास तैरने जाया करता था। माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच अ न्यूसेंस, मेरी किताबें जो मुझे कितनी आफत जैसी लगती थी, अ वाइल एगो, यानी कुछ समय पहले, सो हैवी टू कैरी, यानी कि जो बहुत भारी लगती थी, माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, अर्थात मेरी ग्रामर की बुक और जो सेंट्स की जो हिस्ट्री की बुक थी, वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, वो अब मेरे पुराने मित्र जैसे लग रहे थे, दैट आई कुड नॉट गिव अप, जिसे मैं कभी छोड़ नहीं सकता। एंड एम हैमिल टू, और एम हैमिल भी, द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, और यह विचार कि वह हमसे दूर जा रहे थे, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, और हम अब उनसे कभी नहीं मिल पाएंगे, मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर, इन सब बातों से मैं उनके उस पटरी के बारे में जिससे वे हमें पीटा करते थे उसके बारे में पूरी तरह से भूल ही गया था। एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज, और मुझे ये बात भी भूल गई कि वे कितने स्ट्रिक्ट थे, कितने कठोर थे। पुअर मैन, अब यहाँ पे इसका मतलब है कि बेचारे गुरुजी, यहाँ पे एम हैमिल के लिए कहा गया है। इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स, तो पुअर मैन यानी कि बेचारे गुरुजी, इट वॉज इन द ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, अर्थात वे केवल इस अंतिम पाठ के सम्मान में, दे हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ्स, उन्होंने अपनी सुंदर संडे के कपड़े पहने हुए थे। एंड नाउ आई अंडरस्टूड, और अब मैं यह भी समझ गया था, वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम, कि क्यों वे बड़े बूढ़े लोग, गांव के बूढ़े लोग क्यों कमरे के पीछे बैठे हुए थे। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू, और वे इसलिए बैठे थे क्योंकि वे भी दुखी थे, दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, कि वे कभी स्कूल नहीं गए थे। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर, ये उनका हमारे गुरु जी को, हमारे टीचर को धन्यवाद देने का तरीका था, फॉर हिज 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस, अर्थात उनके 40 साल के वफादारी से किए गए सर्विस के लिए। एंड ऑफ शोइंग दियर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री, और अपने देश के लिए सम्मान प्रकट करने का तरीका था, दैट वॉज दियर्स नो मोर, जो अब उनकी थी ही नहीं, अपने देश को सम्मान देने का उनका तरीका था जो अब उनकी थी ही नहीं। अर्थात इस प्रकार से वे अपने उस लास्ट लेसन को, अर्थात अपने लैंग्वेज को, फ्रेंच लैंग्वेज को सम्मान दे रहे थे और अपने देश को सम्मान दे रहे थे जो अब उनका नहीं था।